नीदरलैंड के एक छोटे से स्टेटमेंट से दुनिया के सारे कंट्रीज डर गए। चाइना, जिसे इलेक्ट्रॉनिक का हब कहा जाता है, अब बस नीदरलैंड के ही एक मूव की वजह से वही चाइना का यह टाइटल उससे छीन लिया जाने वाला है, क्योंकि नीदरलैंड जो इकलौती नेशन है जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली मशीनरी को बनाता है और बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया करता है, इंक्लूडिंग चाइना, उसने अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है कि अब वो चाइना को अपने मशीनरी का सप्लाई कम्प्लीटली कट ऑफ करने वाला है। ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि इसके अनाउंसमेंट के अगले ही दिन चाइना के टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी की वैल्यू सीधा 28% से गिर गई। फिर चाइना ने इस अनाउंसमेंट को ओपन मीडिया में कंडेम किया, यह कहते हुए कि नीदरलैंड के इस मूव से सारे देशों को भारी नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या नीदरलैंड अपने इस फैसले को चेंज करेगा या फिर नहीं, क्योंकि अंदर की खबर तो ये है कि हो सकता है कि नीदरलैंड अपने इस मास्टर स्ट्रोक को चाइना को सिर्फ आजमा रहा हो, या फिर इसके सक्सीड होने के बाद उसे ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज पर एक अच्छा खासा कंट्रोल दे सकता है। मतलब सीधे भाषा में अगर कहूँ तो नीदरलैंड के पास सारी की सारी कंट्रोल आ जाएगी। इनफैक्ट 2023 में ही नीदरलैंड ने क्रूशियल अलायंस 4 को ज्वाइन किया, जिसमें एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और यूएसए, और ये सारे के सारे ऐसे देश हैं जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स प्रोड्यूस करने में एक अहम किरदार निभाते हैं। देखो, सेमीकंडक्टर बहुत बड़ी चीज है और आने वाले फ्यूचर में इसका डिमांड और भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में ये यूज हुआ करता है। मोबाइल से लेकर मिलिट्री वेपन्स तक सभी की सभी चीजों में सेमीकंडक्टर यूज हुआ करता है, और ये सेमीकंडक्टर आने वाले टाइम पर गोल्ड से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट एक नेशन की वेल्थ इसी के बेसिस पर आगे कैलकुलेट की जाएगी। अब यहाँ पर बात कुछ ऐसी है ना कि जो दुनिया का हर एक चिप है मेजरली इन्हीं 5 नेशंस के द्वारा ही गुजरता है। लेकिन सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत होती है, यानी कि इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत होती है नीदरलैंड से, जो कि इन चिप्स को बनाने वाली मशीन्स बनाया करता है। इसके बाद नंबर आता है यूएसए का, जो कि इन चिप्स को यूज करने वाला सॉफ्टवेयर बनाया करता है। फिर इसके बाद बारी आती है साउथ कोरिया और जापान की, जहाँ पर ये चिप्स मैन्युफैक्चर और असेंबल होते हैं। और फाइनली यहाँ पर आती है ताइवान, जहाँ पर ये चिप्स आपके फोन वगैरह में इंस्टॉल होकर बाहर की दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। अब यहाँ पर ये समझिए कि कहानी पर एक मेजर ट्विस्ट कहाँ पर आया। ये जो अकेले 5 कंट्रीज मिलके जो काम करते हैं ना, इन सभी को चाइना अकेले कर लेता है। चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग चिप्स की क्वालिटी लो होती है, वो भी एज यूजुअल, लेकिन चाइना की गाड़ी जो है ना सिर्फ यहीं पर अटकती है, और वो है मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी बनाने में, जिसे कि वो अभी तक नीदरलैंड से इंपोर्ट करवाया करते थे। तो बस इसी पॉइंट पर नीदरलैंड ने अपना मौका देखा और उसी मौके पर चौका मारते हुए चाइना की हाथ मरोड़ दी। इनफैक्ट यहाँ पर अगर नीदरलैंड की बात करें तो सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नीदरलैंड का एक बहुत बड़ा पावरफुल इन्फ्लुएंस है। कि वंस अगेन लेट मी एलिब्रेट, जितने भी सेमीकंडक्टर्स बना करते हैं उन सभी के बनने के पीछे जो मशीनरी यूज होती है वो सिर्फ और सिर्फ नीदरलैंड के पास है। सिर्फ नीदरलैंड ही उन मशीनरीज की मैन्युफैक्चरिंग किया करता है, और इसी वजह से आज पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ इसी एक देश पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, जिसे नीदरलैंड जब चाहे लिवरेज कर सकता है। लेकिन नीदरलैंड की इस कंप्लीट मोनोपोली के पीछे काफी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। देखो गाइस, सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में जितना छोटा चिप होगा ना उतना ही एफिशिएंट उसका कंप्यूटिंग सिस्टम होगा, और चिप्स को और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाने के लिए उन चिप्स के अंदर के ट्रांजिस्टर को छोटा करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन 1950 में ट्रांजिस्टर्स को कॉम्पैक्ट बनाना मानो एकदम नामुमकिन सी बात थी, और इसी वजह से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने इसे और छोटा बनाने पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, जिसके ब्रेक थ्रू उन्हें 40 साल बाद 1990 में मिला, जहाँ पर उन्होंने एक नए टेक्निक को खोजा। अब यह टेक्निक अपने आप में काफी ज्यादा इफेक्टिव तो थी, लेकिन ये यूएस को ऑपरेट करने में काफी ज्यादा महंगी पड़ रही थी, और इसीलिए अपने लेबर कॉस्ट को बचाने के लिए इस टेक्निक को उसने अपने एलाइज में आउटसोर्स करना शुरू कर दिया, और इसी का फायदा उठाया नीदरलैंड ने। उसने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके इस पर्टिकुलर टेक्निक को रिफाइन किया, और 2018 में वो समय आता है आखिर में जब नीदरलैंड की आज की लीडिंग सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग मशीनरी को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी ASML ने सक्सेसफुली अपने खुद के अपडेटेड फर्स्ट यूवी टेक्निक, जो कि आज के टाइम पर यूएस के पास भी नहीं है, उसके मदद से 13 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर को प्रोड्यूस कर लिया, वो भी एग्जैक्टली एक डीएनए के स्ट्रैंड के साइज का। तो बस ASML की इस कंटिन्यूअस एफर्ट्स की वजह से आज नीदरलैंड अपने कॉन्सेप्ट पर अपने कॉम्पिटिटर्स से 5 से 10 साल आगे चल रहा है, और आज के टाइम पर वो इस पोजीशन पर है कि वो इससे पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एंड ऑब्वियसली नीदरलैंड के केस में ये काफी एक्सपेक्टेड भी है, बिकॉज टाइम एंड अगेन टाइम, क्योंकि वक्त के साथ उनकी स्ट्रेटेजी यही
रही है कि कोई भी एक छोटी सी मगर एक बहुत स्ट्रेटेजिक चीज में वो काफी ज्यादा एक्सेल कर लेते हैं। इनफैक्ट उसमें मोनोपोली हासिल कर लेते हैं और फिर पूरी दुनिया को उस चीज के बलबूते पर अपने फेवर में इन्फ्लुएंस किया करते हैं। ये उनके सही गेसिंग का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कॉलोनियल एरा में ब्रिटिश और फ्रेंच ने बड़े बड़े कॉलोनीज बनाकर अपने एम्पायर्स को बहुत बड़ा कर लिया, लेकिन वहीं पर नीदरलैंड पहले से ही स्मार्ट मूव खेलते हुए उन्होंने फोकस किया मात्र पोर्ट्स को कॉलोनाइज करने में। इन सारे के सारे कॉलोनियल एरा के ट्रेड रूट्स को देखो एक बार, ये जितने भी पोर्ट्स हैं वो सभी के सभी डच के कंट्रोल में हैं। यानी कि यहाँ से अगर कोई भी शिप जाती है तो वहाँ से नीदरलैंड को टैक्स मिलना कंपलसरी है। दूसरा एग्जांपल है स्पाइस ट्रेड का गेम। न्यूयॉर्क 1667 तक एक डच कॉलोनी हुआ करती थी, जिसको उन्होंने बाद में ब्रिटिशर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया और बदले में उन्होंने इंडोनेशिया के पास एक छोटे से आइलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि सिर्फ उनको उसकी ट्रू वैल्यू समझ में आई थी। इस आइलैंड की इम्पोर्टेंस सिर्फ एक चीज थी, नटमेग्स। उस वक्त गोल्ड और सिल्वर के बाद कोई सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी अगर थी तो वो थी नटमेग। तो वहीं पर अपना बेस बनाकर डच ने स्पाइसेस पर अच्छी खासी मोनोपोली बनाकर रख ली। तो बस सीधी सी बात है, एक बार आपका कंट्रोल ऐसे वैल्यूएबल चीजों पर आ गया तो आपका इन्फ्लुएंस ट्रेड के जरिए दूसरे नेशन पर भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल सऊदी को ही देख लो आज के टाइम पर। कहने का मतलब ये है कि हिस्टोरिकली नीदरलैंड को जब लगा कि जब ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो रही है तो आज के टाइम पर वापस वो इस चीज को एग्जीक्यूट क्यों ना करे, और इसके रिजल्ट ऑलरेडी हमको दिखाई भी देते हैं। नीदरलैंड को इस स्ट्रेटेजी से काफी ज्यादा फायदा भी हुआ। इनफैक्ट इसमें मेन बात टाइमिंग की होती है। जैसे कि आपने कई सारे मिलियनर्स को देखा होगा जो सही टाइम का फायदा उठा के बिलियनर बन जाते हैं। और रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो अभी यूएस इलेक्शन की वजह से क्रिप्टो एक ऑल टाइम हाई टच कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये मोमेंटम और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। नीदरलैंड के सेमीकंडक्टर के ऊपर एंटी चाइना अनाउंसमेंट के बाद चाइना के टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी की वेल्थ सीधे 28% गिर गई। चाइना हर साल $300 बिलियन के चिप मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी खरीदा करता है, जो कि आज की तारीख में सभी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में लगा करते हैं। चाइना का 2050 तक का ये विजन है। इसमें वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस पर फोकस कर रहा है और इन गोल्स को अचीव करने के लिए उनको सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत हमेशा से रही है, लेकिन गर्म लोहे पर हथौड़े का काम किया। अभी हाल ही में हुए रशियन सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज ने करंटली चल रहे वॉर में रशियन मिलिट्री इस लेवल पर एग्जॉस्ट हो चुकी है कि वो अब किचन अप्लायंसेस को तोड़कर उनमें से भी सेमीकंडक्टर चिप्स निकाल रही है, जिससे उनके मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे कि आर्म्स, टैंक्स और जेट्स सस्टेन कर पाए। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि नीदरलैंड के इस डिसीजन से चाइना हर एक सेक्टर में पीछे रह जाएगा अंटिल वो खुद अपने प्रोसेस को डेवलप ना करे। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि इसका सॉल्यूशन आखिर चाइना ने क्या निकाला। वैसे चाइना इस टेक्नोलॉजी की रेस में किसी भी तरीके से आगे बढ़ने के लिए उसने अपनाया दुनिया के सबसे नॉन कन्वेंशनल बट चाइना के लिए एक्सट्रीमली कॉमन तरीका, एस्पियोनेज। जी हाँ, अपने स्पाइस भेजकर यानी कि अपने जासूसों को भेजकर चाइना ने नीदरलैंड की टेक्नोलॉजीज को चुराने की कोशिश की, यानी कि कॉपी करने की कोशिश की। 2022 में ASML कंपनी ने उनके कुछ फॉर्मर एम्प्लॉयज पर ये स्पेक्यूलेशंस लगाए गए कि वो कंपनी के सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस को चुराकर चाइना चिप मैन्युफैक्चरर्स को बेच रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं था। 2018 में ASML ने डोंगफुंग जिंगवाल के कंपनी पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट के रिगार्डिंग एक लॉ सूट फाइल किया था। ये क्लेम्स कुछ इस प्रकार थे कि इस कंपनी के फाउंडर यू जोंग चैन खुद ASML के फॉर्मर एम्प्लॉय थे। कंपनी के मुताबिक यू ने और 2 फॉर्मर एम्प्लॉयज को हायर करके ASML द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट को कॉपी किया और इन सारे प्रोडक्ट को चाइना में इवेंचुअली मार्केट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टर्स से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। अब भले ही चाइना इस बात को ओपनली क्लेम ना करता हो, लेकिन बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट ये बताया करते हैं कि चाइना ने ऑलरेडी 3 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर को प्रोड्यूस कर लिया है। वेल, ये बात प्रूव तो नहीं हुई है, लेकिन अगर ये बात सबके सामने आती है तो स्टीलिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत चाइना बुरी तरीके से फंस सकता है। अगर चाइना ने अपना इंटेलिजेंस गैदरिंग का ये नेक्सस सिर्फ ASML तक ही सीमित नहीं रखा। नीदरलैंड टाइम्स के अनुसार नीदरलैंड में 1-2 नहीं बल्कि टोटल 900 ऐसे डच कंपनीज हैं जिसमें पार्शियल या फिर मेजर स्टेट चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी के हैं, और इसी वजह से डच इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन इन्वेस्टमेंट्स को इकोनॉमिक थ्रेट भी कहा है। इन शॉर्ट हम अब ये समझ सकते हैं कि चाइना नीदरलैंड के हर मूव पर नजर रख रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि नीदरलैंड इस नए यूएस चाइना चिप वॉर में यूएस की साइड ले रहा है और यूएस ऑन द अदर हैंड अलग ही गेम खेल रहा है। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, यूएस भी थोड़ा कम थोड़ी है। उन्होंने सेमीकंडक्टर ऑपरेशंस की जो भी कंपनी है उन्हें मैसिव इंसेंटिव्स ऑफर किए हैं, बट विद जस्ट वन मैंडेटरी कंडीशन। यूएसए ने अपने यूएस चिप एक्ट के अकॉर्डिंग चिप्स मेकिंग इंडस्ट्री के लिए $40 बिलियन के फंड एज एन इंसेंटिव ऐड किए हैं। उसके अलावा मशीनरीज पे 25% टैक्स पे भी कट ऑफ कर दिया गया है।
है। लेकिन यूएस का कंडीशन ये है कि जिस किसी कंपनी को इस रिफॉर्म से प्रॉफिट चाहिए होगा, उन्हें चाइना के साथ अपने ऑपरेशंस को बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब एकदम से साफ है कि आप यहाँ पर या तो यूएस और वेस्टर्न पावर्स के साइड पर रह सकते हो या फिर चाइना के। भले ही ये एक प्रो वेस्ट मूव हो, लेकिन ये कंपनीज के लिए फिर भी इतना ज्यादा बेनिफिशियल है कि ऑलरेडी कुछ बड़े बड़े चिप मेकिंग कंपनीज ने इसमें इन्वेस्ट भी कर दिया है। ये मूव्स क्लियरली चाइना के चिप इंडस्ट्री को क्रिपल करने के लिए लिया गया था, जिसमें उनको ASML की सपोर्ट की जरूरत थी। और ऐसा ही कुछ हुआ भी। जैसे मैंने पहले बताया, ASML ने ये अनाउंसमेंट किया था कि वो यूएस लेड चिप अलायंस को ज्वाइन करके उन मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी के चाइना के सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करके रख देगा। अब वैसे तो इस स्टेटमेंट की वजह से नीदरलैंड का वेस्टर्न पावर की तरफ एक क्लियर स्टैंड दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। नीदरलैंड भले ही सबके सामने यूएस और EU की साइड ले रहा होगा, बट उन्होंने अभी तक चाइना का हाथ नहीं छोड़ा। नीदरलैंड चाइना को अपने कंट्री में कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे रहा है, वो भी कुछ स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जगहों पर। फॉर एग्जाम्पल रॉटरडैम, जिसको पूरे यूरोप का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट माना जाता है, उसमें चाइना का अगर देखा जाए तो टोटल 35% का स्टेक है। बट इस इन्वेस्टमेंट में फिर भी चाइना का अपर हैंड इसलिए है क्योंकि ना ही ये पोर्ट सिर्फ कमर्शियल यूज तक ही सीमित है, बल्कि ये नेटो के मिलिट्री शिप का एक इम्पोर्टेंट होल्डिंग प्लेस है, जिससे पूरे नेटो की दौड़ सीधा चाइना के हाथ में आ जाती है। इसी तरह नीदरलैंड में चाइनीज इन्वेस्टमेंट इस हद तक बढ़ चुके हैं कि आज EU के टोटल चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स नीदरलैंड एज अ रिसीवर तीसरे स्थान पर आया करता है। ओवरऑल अगर हम इस पूरे सिचुएशन का ओवरव्यू देखें तो यहाँ पर क्लियरली नीदरलैंड एक बहुत बड़ा खिलाड़ी उभर कर सामने आता है, जो कि दोनों तरफ से अपना फायदा निकाल रहा है। उसे अच्छी तरीके से पता है कि यूएस और चाइना दोनों के बीच चल रहे टेक्नोलॉजी वॉर में अपर हैंड के लिए उन दोनों ह्यूज इकोनॉमीज को उसकी जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीदरलैंड्स को ये नहीं भूलना चाहिए कि सेमीकंडक्टर चिप्स किसी एक कंट्री का प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरीके से सप्लाई चेन पर आधारित है। तो इन सारे के सारे सेमीकंडक्टर चिप्स का कोई सोलो ओनर नहीं बन सकता, जिसकी वजह से नीदरलैंड को खुद को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और इस सिचुएशन का भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस चीज में आज उनकी महारती है, वो टेक्नोलॉजिकल को बहुत ही जल्द दूसरे नेशन भी सीख सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो उनका वन एंड ओनली एडवांटेज पानी में बहा जाएगा, यानी कि सारी की सारी स्ट्रेटेजी और सारा का सारा एडवांटेज मिट्टी में मिल जाएगा। तो उस वक्त दूसरे कंट्रीज के साथ बुरा रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा वक्त नहीं लेकर आएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो जियोपॉलिटिक्स में कोई भी देश किसी का दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता। सबसे पहले बात आती है अपने नेशनल इंटरेस्ट की, और ऐसा ही सेम टू सेम अभी रसिया और यूक्रेन के वॉर के टाइम पर भी हो रहा था। यूक्रेन जो सभी कंट्रीज को रोक रहा था रसिया से ऑयल खरीदने के लिए, यहाँ तक कि इंडिया के ऊपर भी दबाव डाल रहा था, वो भी यूरोपियन यूनियन के जरिए। बाद में ये मालूम पड़ता है कि सबके नाक के नीचे खुद ही वो रशियन ऑयल को इंपोर्ट कर रहा था। वेल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है और बहुत कॉमेडियन भी, जो कि मैं किसी और वीडियो में जरूर कवर करूंगा। वैसे आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो लाना, तो इस वीडियो पे 50,000 का लाइक टारगेट जरूर पूरा कीजिएगा। वैसे एट द एंड अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।